पाकिस्तान में सियासत के बगैर तो कुछ नहीं है। कौन लीडर आपके दिल पे समाया हो? ये बड़ी क्लियर बात है। पाकिस्तान के हालात किसने खराब किए, किन लोगों ने खराब किए, सबके सामने। और किसको मौका ही नहीं मिला, पूरा मौका देना चाहिए। किसको मौका देना? इमरान खान साहब को टाइम दे, काम करने दे। अमीन हफीज इमरान खान की वकालत कर रहा है। खबर उदासी की है, दहशतगर्दी की है, पसमानदगी की है, गुर्बत की है, करप्शन की है। अब उसमें एक बंदा है उसी इन्वायरमेंट के अंदर, वो है अमीन हफीज। बादशाह सलामत को अभी इत्तला मिली है कि शाही किला में शादी हुई है उसकी इजाजत के बगैर। शौक मैं सजा मिलेगी। आगे घोड़ा बांधा, अमीन हफीज साहब पैंट कोट टाई पहन के घोड़े के ऊपर बैठ गए। ट्रोल ना होने की वजह से लाहौर की सरहद पर अपनी गाड़ी घोड़े के साथ बांध कर चलाने पर मजबूर है। पीछे गधे हैं, एक गधा आगे खड़ा कर दिया जैसे उनका लीडर है। अब मैं ऊपर बैठ के बोल रहा हूँ, पाकिस्तान गधों के हवाले से तादाद में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। तीसरी दफा उसने कुछ ज्यादा करेगी तो पाकिस्तान के अंदर अगर टेलीविजन का इनकलाब आया तो जियो ने बर्पा किया है। वजूहात जो चंद चेहरे थे उसमें से एक अमीन हफीज। पाकिस्तान में पहली दफा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया और उस ट्रेनिंग के नतीजे में फैसल अजीज खान आया। कुछ थोड़ा सा अमीन हफीज साहब की भी कंट्रीब्यूशन। अमीन हफीज ने जियो क्यों छोड़ा? बस छोड़ दिया। जब मैंने जियो छोड़ा तो लोग कहते थे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर जो बोल में आके मैंने किया वो शायद मैं जियो में नहीं कर सकता। जो अंदाज, जो लाइफ स्टाइल, जो आज़ादी, जो क्रिएटिविटी, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो सब कुछ बोलने दिया, वो शायद पाकिस्तान में कुछ और नहीं कर सकता। और यही हाल अमीन हफीज का है। अगर अमीन हफीज आज भी जियो में होता, ओसीवीओ बना रहा होता, ओसीवीओ शॉर्ट बना रहा होता। जियो छोड़ के खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। ये अभी जो आप बातें कर रहे थे जिन खातून से, फिर आपने कहा कि बीवियों को संभालना बहुत जरूरी है। आप अगर प्यार से कहें तो उसको बीवी कह लें, बीवियां कह लें। तो बीवियों का मतलब तो एक बीवी नहीं होता, तो कितनी बीवियों को संभाल रहे? शोखियां अमीन हफीज जहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हरियाली होगी, वहाँ पे गुफ्तगू होगी, शोखियां होंगी। मैं चाहता हूँ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। कोई हादसा हुआ रिपोर्टिंग में, बुरा लगा हो किसी को आपके इस काम करने से? बाहर से टीवी में आए थे तो मेरा वही जो लोहड़ी लबो लहजा है, लड़की कुकरी सरक, वो मैं पूरी तरह नहीं अदा कर सकता। तो टीवी पे तो आवाज है ना। तो यहाँ मुझे कहा गया कि अमीन हफीज साहब हमारे बच्चों की उर्दू खराब कर रहे हैं, इसको यहाँ से टीवी से हटाए। वो जिन लोगों ने फैसला किया वो पता नहीं कहाँ है दर बदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज खान। कई सारे मेहमानों से आपको मिलवाया, लेकिन शायद ऐसा मेहमान आपके सामने ना आया होगा। पाकिस्तान में टेलीविजन रिपोर्टिंग का आगाज हुआ तो एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज, और अब तक वो अंदाज तरोताज़ा है। जितनी बार देखें, वो रिपोर्ट्स देखें, आपको बहुत मज़ा आता है। वो शख्सियत जो उस वक्त की रिपोर्टिंग फैक्ट्स को अपने अंदाज में बयान करके लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आए, वो शायद पाकिस्तान में एक ही शख्स है। मेरा उनसे ताल्लुक तकरीबन कोई 25 साल पुराना है। और अचानक उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा यहाँ आके बैठ जाए। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। अमीन हफीज साहब। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। और अब मैं कहता हूँ, मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज। देखो पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। अच्छा, इतनी खूबसूरत अंदाज जब जियो शुरू हुआ, ज़रा पाकिस्तान के अंदर अगर टेलीविज़न का इनकलाब आया तो जियो ने बर्पा किया है। और जियो की पॉलिसीज़, जियो की वर्किंग, जियो की ट्रेनिंग, जियो की चीज़ें एक वक्त पे बहुत अरूज रखती थी, बहुत अरूज। शायद उसका मुकाबला कोई सोच भी नहीं सकता था कि जियो के करीब आएंगे। और उसके वजूहात जो चंद चेहरे थे उसमें से एक अमीन हफीज। तो उसमें फैसल अजीज खान को आप पीछे नहीं कर सकते। देखिए, जंग ग्रुप ने जब जियो लॉन्च करना था तो मुझे याद है कि शकील साहब, अजहर अब्बास साहब, रऊफ साहब और मीर इब्राहिम साहब घंटों और सारी रात और सारा दिन मीटिंग्स करते थे। और उन्होंने, आपको याद होगा कि कराची में ही एक घोड़ों की इंटरनेशनल कंपनी को हायर किया, जिन्होंने हमें यहाँ पर ट्रेनिंग दी। उन सब लोगों को जो हम प्रिंट के जर्नलिस्ट थे, हमें तो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म का पता ही नहीं था, अलफ बे नहीं आती थी। मीर शकील रहमान साहब ने, मीर इब्राहिम साहब ने वो जो सारा अरेंज किया, ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया और उस ट्रेनिंग के नतीजे में फैसल अजीज खान आया और कुछ थोड़ा सा अमीन हफीज साहब की भी कंट्रीब्यूशन। जो गुफ्तगू का अंदाज रहा रिपोर्टिंग का, शुरू में तो लोग शायद मजाक उड़ाते थे, इंक्लूडिंग मैं, मेरे सीनियर्स भी, कि यार ये क्या तरीका है। डेविड मेराई
ये सिखा रहे हैं, आइडा ये बता रही हैं, सीनियर्स ये बता रहे हैं, CNN की टीम ये बता रही है, BBC वाले ये बता रहे हैं, लेकिन अमीन हफीज अपनी लॉ के अंदर है। पिक्चर इंडस्ट्री की बात पता चला कि नहीं, ये बाकी सब जो काम कर रहे हैं ये वो रूटीन का काम है। असल काम जो हो रहा है जिसपे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है, जो अलग अंदाज है, फिर उसकी रिकग्निशन मिली और उसके बाद वो इतना पॉपुलर हुआ कि अमीन हफीज के बगैर बुलेटिन मुकम्मल नहीं होता था। अमीन हफीज चाहिए। बल्कि कहते थे कि मतलब मेरा ब्यूरो चीफ मुझे कहा करते थे, खावर मीम हाशमी साहब वगैरह, तो वो पूछते थे कि यार वो कराची वाले पूछ रहे हैं कि मीर हफीज की स्टोरी है और कब तक हमें मिल जाएगी। तो अब देखे ना, वो एक दफ़ा पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा था, मुश्किल हो गई थी, तो सारे जर्नलिस्ट बड़ी मेहनत करते हैं पेट्रोल पंपों पे जाके। अब अमीन हफीज साहब की थोड़ी आपको पता रही है, वो लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं, मेरी रे बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि ना वो घरे ते चिड़ी बैठी, चिड़ी नू रोरा मारिया, चिड़ी फुर का शुरू की, तो अमीन हफीज को रे ठीक नहीं बोलता। तो मैंने इसी चीज़ का अमीन हफीज रे ठीक नहीं बोलता, लेकिन मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ। जैसे वो पेट्रोल नहीं मिल रहा था, सारे लोग वो पेट्रोल की मुश्किल का बता रहे थे, अब मैंने उसी को जो चीज़ें अरेंज करता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से। तो मैंने उसका ऐसे किया, एक घोड़ा लिया और एक गाड़ी ली और कुछ मतलब प्यारी प्यारी सी बेटियां जो है हमने वो भी ली, गाड़ी में उन बेटियों को बिठाया, आगे घोड़ा बांधा, अमीन हफीज साहब पैंट कोट टाई पहन के घोड़े के ऊपर बैठ गए। और अमीन हफीज साहब क्या कहते हैं, अब जरा सीन समझे। सीन ये है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, मुश्किल हो रही है, अमीन हफीज साहब ने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, मैं कैसे कर रहा हूँ, आपने सीन समझ लिया। घोड़ा है, घोड़े के पीछे गाड़ी है, बंधी हुई है घोड़े के साथ, उसमें लड़कियां बैठी हैं। अमीन हफीज क्या कहते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई, लेकिन लाहौरी लड़कियां पेट्रोल ना होने की वजह से लाहौर की सड़क पर अपनी गाड़ी घोड़े के साथ बांध कर चलाने पर मजबूर है। तो अमीन हफीज साहब तो ये चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अब पेट्रोल महंगा हो गया, एक दफ़ा बहुत महंगा हो गया, अब भी खैर बहुत महंगा हो गया, अल्लाह माफ़ी दे, इतना महंगा पेट्रोल हो गया कि 250 से भी ऊपर चला गया, 272 शायद इस वक्त ताज़ा तरीन रेट है। तो उस वक्त जब पेट्रोल महंगा हुआ तो मैंने स्टोरी बनाई, क्या किया, एक चिंगची मोटरसाइकिल नहीं होती हमारे लाहौर में चलती है, पता नहीं कराची में चलती है या नहीं चलती, आगे मोटरसाइकिल होती है, पीछे वो छोटा सा एक पाकिस्तान में चलता है चिंची रिक्शा मैंने लिया और एक मैंने गधा गाड़ी ली। अब गधे गाड़ी से मैंने गधा निकाला, चिंगची के आगे से मैंने मोटरसाइकिल कटवाई और चिंगची को रॉड बांधे, जैसे टांगे को नहीं रॉड होती, वो लोहे के रॉड बांधे, उसके अंदर गधे को बांधा और मैंने एक अनोखी चिंगची मोटरसाइकिल से चिंगची गधा गाड़ी बना दी और उसके ऊपर मैं बैठ के जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और मैं क्या कहता हूँ कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि चिंगची चलाने वाले ने मोटरसाइकिल उतार के उसकी जगह गधा बांध दिया है और वो कहता है कि गधे की घास पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है, अक्सर मुझसे भी लोग पूछते हैं, ये मेरे पास तो बड़े जवाब हैं कि मैंने जियो क्यों छोड़ा। अमीन हफीज ने जियो क्यों छोड़ा? फैसल भाई, अमीन हफीज को जियो में तो बहुत इज्जत, बहुत प्यार था, लेकिन बस छोड़ दिया। मैं चाहता था, मैं खूब से खूब तर की तलाश में बढ़ना चाहता था। मैं चाह रहा था कि जैसे हम प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में आए, अब इलेक्ट्रॉनिक में मैं डिजिटल में काम कर रहा था। मुझे कहा गया कि आप डिजिटल नहीं करेंगे, आपका चेहरा सिर्फ जियो टीवी पर रहेगा, आप अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दें। मैंने कहा ये पाबंदियाँ ना लगाएं, अब दुनिया चांद पे चली गई, आप अभी तक चाहते हैं कि हम वो PTCL का जो लैंडलाइन टेलीफोन है वो ही इस्तेमाल करें। अब तो स्मार्टफोन आ गया है, तो हमें तो स्मार्टफोन यूज़ करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने बहुत आगे बढ़ना है, हमने बहुत काम करना है, हमें आगे जाने नहीं। कहा गया कि नहीं, हमने भी कहा चलें फिर ठीक है, नहीं तो नहीं, हम भी बाहर आ गए। और आज अल्लाह के फजल व करम से 1 साल हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नारा था हमारा, हमने वहाँ बहुत इज्जत कमाई, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड लिया और पाकिस्तान में शायद अमीन हफीज़ पहला रिपोर्टर है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप की दुआओं से, मेरी बीवी मेरे बच्चों की दुआओं से मुझे ये अवार्ड से नवाजा। मैं तो बहुत मशकूर हूँ और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, खुश हूँ, जियो छोड़ के खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने नई दुनिया देखी है। देखो, मेरा सबसे बड़ा शौक होता था मैं तो प्रोग्राम अफ्तर हूँ। अब जो डिस्कवर पाकिस्तान पे उन्होंने मेरा एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, देखो पाकिस्तान, अमीन हफीज़ के साथ। अब डिस्कवर टीवी जो है ये वो कोई शरारती नेगेटिव खबरें नहीं देता,
ये पॉजिटिव टीवी है जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देता है, जो पाकिस्तान का टूरिज्म फ़रोग दे रहा है, जो चाहता है कि दुनिया में हम पाकिस्तान की जो मस्बत इमेज है वो हम दें। और अमीर रफ़ी ने इसीलिए वो डिस्कवर पाकिस्तान पे ज्वाइन किया कि मैं भी चाहता था कि मैं पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाऊं, पूरी दुनिया को बताऊं कि सबसे प्यारा मेरा प्यारा पाकिस्तान। मैं वही कर रहा हूँ। कभी कैलाश के फेस्टिवल पे जाता हूँ, कभी मैं पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों में जाता हूँ। आजकल मैं सिंध के दौरे पर आया हूँ और अभी सिंध की, कराची की जो मैं एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देखेंगे और हाय मज़ा आ जाएगा फैसल भाई। बहुत खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तान को मज़बूत अंदाज में दिखाना, पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरों को दिखाना, खूबसूरत जगहों को दिखाना, म्यूज़िक दिखाना, खूबसूरत मज़ेदार खानों को खाते हुए दिखाना, बनाते हुए दिखाना, कल्चर को दिखाना और भाई पॉजिटिविटी फैलाना। फैसल भाई अब देखें हमारी यूनिवर्सिटियों में कितनी रिसर्च हो रही है, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका सारा रिसर्च वर्क, थीसिस वो उधर ही लाइब्रेरी में फिक्स, ऊपर लाइब्रेरियन ताला लगा देता है। मैं उस ताले को खोल के ऐसे रिसर्च पेपर को पढ़ के जो उसने पाकिस्तान के बारे में उस तालिब इल्म ने लिखा है कि ये भी हो सकता है और ये चीज़ें भी बन सकती हैं, इस्तेमाल शुदा तेल से आप डीजल भी तैयार कर सकते हैं, ऐसी ऐसी रिसर्च बच्चे कर रहे हैं। अगर आप वो सामने ले आए, दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी नई नस्ल में कितना टैलेंट है। अच्छा, अब जो मीडिया में हो रहा है, आप प्रिंट से वाबस्ता रहे, फिर बड़ी धूम मचाई आपने टेलीविज़न रिपोर्टिंग के अंदर, बहुत ज़बरदस्त धूम मचाई। मतलब मैं फ़ैन हूँ अमीर रफ़ी साहब का, मेरे भाइयों की तरह हैं हमेशा से। आज मैं बहुत सारे डे के प्लान थे, इनका सुबह मैसेज आया, मैं कराची में हूँ, और अगर आप मैसेज सुन लें कि वो जिस मोहब्बत से भरा हुआ था, मैंने वो सारे चीज़ें आगे पीछे की, इनको लिया जाएंगे ठहरे हुए थे। मैंने कहा था भाई लव कहाँ है आप, अमीर रफ़ी साहब आपके शहर में आए हुए हैं और अमीर रफ़ी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ये मैंने मैसेज किया और आपने जितनी मोहब्बत का इजहार किया, जितना वक्त आपने मुझे दिया, जिस तरह आप मुझे लिए फिर रहे हैं, मैं सच्ची बात है फैसल भाई, आपकी इतनी गुनागो मसरूफियात में से उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे आप इतना टाइम देंगे। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मुझे इज्जत देते हैं और मुझे आप पर बड़ा मान है। नहीं, आप हमेशा इज्जत के काबिल रहे, बड़े बहुत ही प्यारे। मैं इनको बोलने गया, बोल दिखाया मुख्तसर सा, क्योंकि बोल को देखने में कोई 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। फिर मैं इनको इस स्टूडियो में ले आया। आई मीन ये जो अखबार, उसके बाद फिर टेलीविज़न और उसके बाद अब ये सोशल मीडिया की वॉर, दुनिया में ये 3 चीज़ें ही हैं सब मीडिया के हवाले से। चौथा उससे पहले भी था, वो भी उसकी अहमियत है, अभी भी है, रेडियो। लेकिन आपने प्रिंट भी कर लिया, टेलीविज़न भी कर लिया, अब आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। कैसा रहा ये सफ़र? ऐसा सब ये हम तो आप अगर ये समझे ना कि रेडियो, तो रेडियो में भी हमने काम किया। हाँ, स्टूडेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, जिसको अब जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर कहते हैं। तो क्विज़ कंपटीशन होते थे, डिबेट्स कंपटीशन होते थे। तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर ये मुख्तलिफ तालिब इल्मों के प्रोग्राम करते थे। तो हम, चूँकि मैं डिबेटिंग सोसाइटी का भी मैं ऑफिस बिल्डर था, तो मैं क्विज़ सोसाइटी का भी था जीसी यूनिवर्सिटी में। मैं मुख्तलिफ वहाँ की जो हमारी सोसाइटीज़ थी मैं उसमें था। मुझे बड़े अवार्ड्स मिले जीसी यूनिवर्सिटी में। तो तब हम मुख्तलिफ कंपटीशन में अपनी कॉलेज की तरफ से रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते थे और हमें तब चेक मिला करता था प्रोग्राम करने के बदले में। तो वो भी हमने रेडियो को भी टच किया हुआ है। अब 450 एग्जैक्टली बचपन बातें आपने याद साझा कर, बड़ी मुश्किल से मिलता था 250 का चेक, और फिर बड़े ठप्पे लगे होते थे डेस्क पे। फिर अमीर फीस उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी अम्मी के लिए लेकर जाते थे। उसी पैसों में से जो चीज़ें आ सकती थी, अम्मी बड़ी खुश होती थी, बड़ी दुआएं देती थी। हम रेडियो से पैसे लाते थे। अम्मी कहा करती थी, मुझे आज भी याद है, ये मेरे मामू मेरी हालाएँ इसकी गवाह हैं, वो हमेशा कहते थे कि अल्लाह ने मेरे बेटे अमीन को बड़ा हरा भरा करना है, ये बहुत आगे जाएगा, ये टीवी स्क्रीन पर राज करेगा और बड़े बड़े अवार्ड अपने नाम करेगा। ये मेरी अम्मी कहा करती थी। सब चीज़ें और अल्लाह ने कबूल हो गई। अल्लाह से मेरी अम्मी की दुआओं से इतना कुछ मुझे दिया है। मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। मैं टीवी स्क्रीन पे हूँ, मैं जियो से निकला, मुझे उससे ज़्यादा दूसरे चैनल ने इज्जत दी, प्रोग्राम मेरा रखा। अब मैं उसमें पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करके बैठी हूँ कि मैंने बस पाकिस्तान को खूब से खूब तर दिखाना है। कोई मेरे वतन को ये ना कहे कि यहाँ पर दहशत गर्दी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, यहाँ मुआशी हालात ठीक नहीं है, पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं है।
ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा। माँ की सारी दुआएं सारी हो गई। मैं कहता हूँ मेरी अम्मी जिंदगी में कहा करती थी, मेरी अम्मी के गले में प्रॉब्लम था। मैं अपने घर से जो हबीबगंज है शेरावाला गेट के अपोजिट, वहाँ से मोटरसाइकिल पे अम्मी को लेके शेख ज़ायदा हॉस्पिटल आया करता था। तो रेलवे स्टेशन से होते हुए लाहौर केनाल के रास्ते मैं कैंपस पुल से होता हुआ शेख ज़ायदा हॉस्पिटल आता था, उसके साथ अनमोल हॉस्पिटल था, वहाँ मेरी वालदा को शोएं लगा करती थी। तो मेरी अम्मी वो नहर दिखा करती थी, तो घर आके हमेशा कहती थी कि हाँ मेरे बेटे को अल्लाह ने इसी नहर पे वाह लग गई, कबूल हो गई। अम्मी फोत हो गई और उनके फोत होने के कुछ अरसा बाद मुझे फ़ोन एक आता है कि आपको बुलाया गया है, वहाँ पर आए। मैं जाता हूँ, मुझे एक लेटर थमाया जाता है, प्लाट दिया जाता है, मैं उधर जमा कराता हूँ लोअर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, LDA में। अगले दिन वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि आपका ये प्लॉट अलाट हो गया है जोहर टाउन में डॉक्टर हॉस्पिटल के साथ बरलबे नहर, आप पेमेंट जमा करा दें। मैं इतना हुआ, मैंने सारे जर्नलिस्टों को जिनको वो प्लाट मिले सरकार की जानिब से तकरीबन सब ने बेचे, चूँकि इकट्ठे प्लाट हुए थे, मैंने नहीं बेचा कि मेरी माँ की दुआओं के सदके में मुझे मिला है, मैंने नहीं बेचा। फिर मेरी शादी हुई, मेरी बेगम आई, वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनी, पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपटीशन के इम्तहान के थ्रू आई, उसने मेरे साथ बड़ा मदद की, बड़ी मेरा सपोर्ट की, मुझे पाँव पे खड़ा करने में, मुझे खूबसूरत मजबूत बनाने में उसने बड़ा रोल प्ले किया। घर बनाया, घर के ऊपर जो तख्ती लगाई अमीन हफीज़ ने लिखा जीरत हाउस, अपनी माँ का नाम आज भी मेरे घर के बाहर अमीन हफीज़ का नाम नहीं है, मेरी वालदा। मैंने देखा है जो माँ बाप की बात मानती है अल्लाह उनको बड़ा हरा भरा करते हैं। माँ बाप की दुआ में दूरबीन होती है, वो दीवार की दूसरी तरफ देखते हैं। दुनिया में माँ बाप से आगे कोई नहीं सोचता। माँ बाप हमेशा खुद से बड़ा अपनी औलाद को देखना चाहते हैं, खुद से ज़्यादा तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, बाकी कोई नहीं। या फिर माँ बाप के बाद आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, बाकी सारा शरीक है, जिसको कहते हैं सफ़ा सात कालम दो, बाकी सब वो है। माँ बाप से बेहतर दुनिया में कोई नहीं बता सकता। या फिर आपकी उसके बाद फिर आपकी बीवी और आपके बच्चे, जो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बाप ऐसा हो कि हम सर फखर से बुलंद करके चलें और लोग ये कहें कि अमीन हफीज़ के बच्चे। ये अभी जो आप गाड़ी में बातें कर रहे थे जिन खातून से, फिर आपने कहा कि बीवियों को संभालना बहुत ज़रूरी है, तो बीवियों का मतलब तो एक बीवी नहीं होता, तो कितनी बीवियों को संभाल रहे? आप अगर प्यार से कहें तो उसको बीवी कह लें, बीवियाँ कह लें, कुछ भी कह लें। नहीं, बीवियाँ कैसे कह सकते हैं एक बीवी को? बीवी एक ही होती है और एक ही होनी चाहिए। नहीं, अभी जो आप एक ही होनी चाहिए और एक ही बीवी आपकी कामयाबी और कामरानी का राज है। वो वरना जिन्होंने दूसरी की है ना, फिर उन्होंने साथ फिर उन्होंने साथ रजिस्टर भी रखा होता है कि इतने दिन उधर जाना है, इतने दिन उधर जाना है, तो मुतमिन फिर भी कुछ नहीं आता। नहीं, तो ये बीवियों का क्या जिक्र आया था बीच? वो प्यार से मैं कहता हूँ। तो ये सारी ज़िंदगी में जो इतना लंबा सफ़र रहा और अमीन हफीज़ हर जगह पे शौकिया अमीन हफीज़ जहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अब हरियाली होगी, वहाँ पे गुफ्तगू होगी, शौकियाँ होंगी, कलर्स होंगे, मजाक होगा, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट होगी। ऐसे ही ये तो लाहौर से अमीन हफीज़ कराची जियो के ऑफिस आता था तो दाखिल होते ही मालूम होता था कि आप लोगों ने हंसना है। आज मैं सुबह से हंस रहा हूँ हफीज़ के वाक़यात, दिलचस्प बात, आज भी मैं जो खबरें देता हूँ वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसमें एंटरटेनमेंट का तड़का ना होना, तो मैं समझता हूँ मैंने कोई काम नहीं किया। मैं चाहता हूँ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। कोई हादसा हुआ रिपोर्टिंग में, बुरा लगा हो किसी को आपकी इस काम करने से, आपको तंबी दी गई हो, गुस्सा किया गया हो, बुरा मनाया गया हो, आपके इस अंदाज पे झिड़का गया हो? फैसल साहब, आप मेरे पुराने बचपन के दोस्त हैं, जिनको कहते हैं लंगोटिया दोस्त हैं। आप मेरी सारी बातों से वाकिफ़ हैं। आपको याद है जब हम जंग से अखबार से टीवी में आए थे तो मेरा वही जो लोहरी लबो लहजा है, लड़की कुकरी सड़क, वो मैं पूरी तरह नहीं अदा कर सकता। तो टीवी पे तो आवाज़ है ना, अखबार में तो अल्फाज होते हैं लिखे हुए, पता नहीं चलता कि ये कौन बोल रहा है। तो यहाँ मुझे कहा गया कि अमीन हफीज़ साहब हमारे बच्चों की उर्दू ख़राब कर रहे हैं, इसको यहाँ से टीवी से हटाए और वापस अखबार में भेजे। तो ये हुआ, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर रोक दिया गया।
मीर शकील रहमान साहब के नोटिस में जब ये बात आई कि मीर हफीज़ को टीवी से हटाया जा रहा है नीचे अथॉरिटीज़ ने, तो उन्होंने ये वापस किया फैसला और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई रिपोर्टर कराची से बोले तो सिंधी लबो लहजे में बोले, अगर कोई मतलब पंजाब से बोले, मतलब जनूबी पंजाब से बोले तो वो सराइकी लबो लहजे से बोले, कोयटा और पेशावर से बोले तो मुकामी लबो लहजा आना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब कोई लाहौर से बोले तो मीन हफीज़ जैसा लबो लहजा होना चाहिए कि लोहरी सड़कों पर अपने घोड़े के साथ गाड़ी बांध के चला रहे हैं, तो रे का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक आया प्रोफेशन में कि जब मुझे टीवी से हटा के वापस भेजा जा रहा था, फिर मुझे वापस वो जिन लोगों ने फैसला किया वो पता नहीं कहाँ है दर बदर, वो पता नहीं कहा है, फिर आज भी टीवी चैनल में है। क्या बात है, ये अल्लाह ताला का करम है सर सब। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ मराहिल आए जर्नलिज्म के, पाकिस्तान में बहुत खबर है और ज़्यादातर खबर उदासी की है, दहशत गर्दी की है, पसमानदगी की है, गुर्बत की है, करप्शन की है, और अखबार भी भरे में इसी चीज़ों से, और टेलीविज़न के बुलेटिन्स भी फंसे हुए हैं, भरे हुए हैं हर अंदाज में इसी तरह। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जब ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही हैं, जहाँ हम बुलेटिन्स कर रहे हैं, 13-14 बुलेटिन्स डेली कर रहे हैं, उसमें इसी तरह की खबरें, गिरफ्तारियाँ, महंगाई, टेंशन, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब उसमें एक बंदा है उसी इन्वायरमेंट के अंदर, वो है अमीन हफीज़। अब देखे ना, शाही किला लाहौर का, मतलब शाही किला है, वो इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है, वहाँ पर कोई अब शादी ब्याह की रस्म और रिवाज नहीं हो सकते। अब वहाँ पर शादी होगी, तमाम रिपोर्टर वहाँ जाके काम कर रहे हैं कि ये शाही किला का ये दीवाने खास हैं, यहाँ पर जो है शादी हुई है, बड़ा गलत हुआ है, इतने लोग मुअत्तल हो गए हैं, इतने लोगों के यहाँ मुकदमा दर्ज हो गया। लोग इस तरह बातें कर रहे, जर्नलिस्ट हैं हमारे सीनियर हैं। अब अमीन हफीज़ ने यही बात एक्सप्लेन करनी है कि शाही किला लाहौर है, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है, शादी ब्याह की तकरीबात हो नहीं सकती, लेकिन हो गई। जब हो गई तो फिर गलत हुआ है ना। अब अमीन हफीज़ को कहा गया कि अमीन हफीज़ साहब आप कहाँ हैं, आप इस पे जाके ज़रा अपने फ़न का मुजाहरा करें, रिपोर्टिंग करे, फन का मुजाहरा। अब अमीन हफीज़ से जो दफ्तर मांग रहा है, क्या मांग रहा है, अमीन हफीज़ स्टाइल मांग रहा है। अमीन हफीज़ साहब शाही किले जाते हैं, मैं देखता हूँ कि अमीन हफीज़ ऐसा यहाँ पर क्या करें कि मेरा दफ्तर खुश हो और वो जो टीवी देखने वाले हैं उनको भी मज़ा आए। मैंने देखा शीश महल में, आप कभी लाहौर किले गए हो तो उधर एक बंदा जो बादशाह सलामत के दरबान के जो मलका का ड्रेस होता है वो उधर लेके खड़ा होते हैं हैंगर में, और वो जो भी पहन ले तो उसे रेंट दे के 200 रुपया 300 रुपया, तो वो तस्वीरें बनवाते हैं, तो वो इस तरह पैसे वापस, वो ड्रेस वापस करते। मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैंने कहा 1 मिनट, कैमरामैन को कहा, मैं क्या आइडिया आ गया। कहता क्या? मैं कहा मैं अब सोच रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ये मुगलिया दौर है, अमीन हफीज़ साहब बादशाह सलामत हैं, और बादशाह सलामत अमीन हफीज़ को पता चला कि उसके शाही किला में शादी हो गई, मर्जी के बगैर शादी हो गई, तो अब क्या करेगा बादशाह सलामत? मुझे बताया ना फैसल साहब, क्या करेगा? बादशाह सलामत को गुस्सा आएगा, बादशाह सलामत क्या करेगा? मैंने वही किया, गाउन पहना, ताज पहना, जेवरात, वो जो सारे जली होती हैं, वही सारा ड्रेस पहना। फिर मैंने सोचा कि बादशाह सलामत तो किला आता ही नहीं, उसके पीछे दरबान होते हैं, जो लोग किला देखने आए होते हैं, मैंने उनको इकट्ठा किया, उनको दरबान बनाया, उनको भी वही दरबानों वाला ड्रेस पहनाया, पेमेंट मैंने की, तो पूरा सेट लगा के ना, तो मैंने कहा यूँ अपनी कैफियत तारी की कि मुगलिया दौर है, बादशाह सलामत को अभी इत्तला मिली है कि शाही किला में शादी हुई है उसकी इजाज़त के बगैर। मैंने कहा किसने हमारे शाही किला में शादी रचाई? फैसल भाई मैंने यूं तलवार निकाली जोर से, शौक, मैं कहा सजा मिलेगी कैमरा में। और ये इतना सकीन वो जब चला तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने जियो के खिलाफ, अमीन हफीज़ के खिलाफ ये कहा कि जर्नलिज्म का जनाजा है, ज़रा धूम से उठे, ये अमीन हफीज़ कौन सी जर्नलिज्म कर रहा है, ये कौन सी डेफिनेशन है जिस पर अमीन हफीज़ उतर के ये खबर बना रहा है, देखे ज़रा अमीन हफीज़ ने क्या कहा है। आज दोनों ने मेरी वही डॉक्यूमेंट्री बादशाह सलामत वाली वो छोटा क्लिप वो चलाया, तो वो चलाते रहे। अब वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, इंडिया टीवी चैनल्स मेरे ऊपर, मैं इधर खबर देता हूँ वो उधर शो करके चलाते हैं। अब गधों की तादाद ज़्यादा हो गई, मुझे महकमा लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी का फिक्र आया। अब देखो ना, आप अच्छे काम करते हो, आपको इन्फॉर्मेशन भी वैसी आती है। मुझे सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक इस वक्त जो पंजाब कैबिनेट में भी शामिल है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उस वक्त सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अमीन हफीज़ हमने एक लाइफ स्टॉक के हवाले से सर्वे कराया है। सर्वे क्या है
कि जैसे आपको पता मर्दमशुमारी होती है कि कितने मर्द हैं, कितने औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी करता है कि जानवर कितने हैं, गधे कितने हैं, घोड़े कितने हैं, भैंसें कितनी हैं, बकरियां कितनी हैं, मतलब ताकि उन्होंने पॉलिसी बनानी होती है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कहता है जी बड़ी मजे का रिजल्ट है। मैं कहा क्या? कहता है जी पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान जानवरों की तादाद के हवाले से गधे सबसे ज्यादा है। हाय हाय हाय, अब अमीर हफीज साहब को पता चल गया पाकिस्तान में गधे की तादाद सबसे ज्यादा है दुनिया में। तो मैंने अब इसको एक्सप्लेन करना था। मैंने सोचा मैं गधे वाले जो गधागारी वाले के पास गया कि यार आप मैंने बताना है कि गधे बहुत ज्यादा है। अब एक गधागारी दो गधागारी वालों के आगे खड़ा हो गए तो नहीं कहा जा सकता। मैं कि यार कि ऐसा जगह मुकाम बताओ जहाँ बहुत ज्यादा गधे आते हों। तो गधे वाले ने कहा जी बहुत आसान बात है, आप कभी दरिया रावी गए हैं? मैं कहा कई दफ़ा। कहते कभी इतवार को गए हैं? मैं कहा शायद कभी गया हो। कहते जी इतवार वाले दिन आज भी होता है, इतवार वाले दिन दरिया रावी के अंदर वो कामरान बारादरी है, कामरान बारादरी की दीवार से मुल्का एक बहुत बड़ा खाली रेत का मैदान है, वहां पर गधों की ओपन मार्केट लगती है। हाय हाय फैसल भाई शायद आपको नहीं पता, मार्केट लगती है जैसे बकर मंडी में खरीद से पहले जानवर आते हैं, ऊँट आते हैं, बकरे आते हैं, गाय भैंसे आती हैं, उधर गधे ही गधे आते हैं। और मैं जब गया इतवार तक मैंने स्टोरी रोकी रखी। इतवार वाले दिन मैं कैमरा मैन लेके उधर गया। अभी मैं दरिया रावी के पुल पे हूँ, मैंने नीचे देखा अमीर भी खुश हो गया और जबरदस्त सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई, गधे 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 सारे बनाए क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना था। एंड अब हो गया कि अब एंड में मैं क्या करूँ जिसमें मैं बात करनी है कि पाकिस्तान गधों की तादाद में दुनिया में नंबर 1 पर आ गया, कैमरा मैन फलां फलां के साथ। अच्छा कैमरा मैन जो था वो मेरा बड़ा शरारती था, मोहम्मद सादक। उसने मुझे कहा मीन सी हफीज साहब अगर आप गधे के पास खड़े होके पीटीसी करेंगे ना अपनी डॉक्यूमेंट्री का, एंड मजा नहीं आएगा, आप थोड़ा सा ना गधे के ऊपर बैठ जाए, ऊपर बैठ के सीखना कहें और पीछे गधे गधे। फैसल भाई सीन समझे, पीछे गधे हैं, एक गधा आगे खड़ा कर दिया जैसे उनका लीडर है। तो मुझे कहते इसके ऊपर बैठा, मैं उसके ऊपर बैठा तो सच्ची बात है मुझे ना गधे की जो सेंटर वाली रीढ़ की हड्डी है ना मुझे बड़ी चुभी। मैंने कहा यार बड़ी चुभ रही है। खैर हमने कहीं से वो पिल्लो मंगवाया, वो रखा, उसके ऊपर पिल्लो के ऊपर मैं बैठा गधे के ऊपर। उस दंगल ने सॉरी मैं अब कह दिया, तो वो सादक कैमरा मैन ने गधे के पीछे ना एक बंदा खड़ा कर दिया। उसने कहा जब अमीन हफीज कहे ना कि पाकिस्तान गधों की तादाद में नंबर 1 हो गया है, ये हो गया वो हो गया, जब वो कहे ना कैमरा मैन तो तब आपने ना उसको गधे को पीछे से स्टिक तो मुझे पता ही नहीं था इस बात का। अब मैं ऊपर बैठ के बोल रहा हूँ पाकिस्तान गधों के हवाले से तादाद में दुनिया में नंबर 1 हो गया है, कैमरा मैन मोहम्मद, अभी मैं कैमरा मैन मोहम्मद सादक ही का है तो गधे नहीं उछला हो गया। अच्छा मैं हैरान हो गया कि अब मैं बंद नहीं कर सकता था, पीटीसी में बोलता गया। मैं कहा कैमरा मैन मोहम्मद सादिक के साथ, वो दूसरी दफा भी पीछे से उसको उसने स्टिक की तो मैंने कहा कैमरा मैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज जियो न्यूज़, तीसरी दफा उसने कुछ ज्यादा ही करेगी गधे को, तो गधे पलटा के नीचे फेंक दिया। तो जब नीचे फेंका तो जाहिर वो बड़ी फनी किस्म का स्टाइल हो गया कि पीटीसी के दौरान गधे ने अमीन हफीज को गिरा दिया। इंडिया चैनल्स ने इतना अमीन हफीज के बारे में कहा कि बॉर्डर के उस पार जो पत्रकार अमीन हफीज है कभी बादशाह सलामत बनता है, कभी गाय भैंसों से बातें करता है, कभी नवाज शरीफ का केस अदालत में क्या फैसला आएगा तोते से फॉल निकलवाता है। इस दफा अमीन हफीज जो है वो गधे के ऊपर बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे और गधे ने उनको गिरा दिया और अमीन हफीज गधे से ज्यादा चर्चे में आ गए। ये इंडियन टीवी चैनल्स फिर अमीन हफीज के बारे में ऐसा बोलते हैं। अल्लाह का शुक्र है काम करते हैं फैसल भाई, खो जाते हैं, ये समझते हैं कि अमीन हफीज इसी काम के लिए पैदा हुआ है। और बस खूबसूरत बात यही है कि जो भी काम मिलता है उस काम के अंदर आ जाते हैं। लोग ये कह रहे थे जब आपने जियो न्यूज़ छोड़ा, मैं चाहता था मेरी टीम में आ जाए, बोला जाए, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था आप जियो छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि उन इदारों के साथ ही हैं। जब मैंने जियो छोड़ा तो लोग कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है। फैसल अजीम खान और जंग ग्रुप ये दो नाम ही एक नाम, लेकिन फिर जो बोल में आके मैंने किया वो शायद मैं जियो में नहीं कर सकता। जो अंदाज, जो लाइफ स्टाइल, जो आज़ादी, जो क्रिएटिविटी, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो लोगों को काम करने का माहौल, जो सब कुछ बोलने दिया, वो शायद पाकिस्तान में कुछ और नहीं कर सकता था। और एक के बाद एक नया चैलेंज, और आपको पता है और यही हाल अमीन हफीज का है। अगर अमीन हफीज आज भी जियो में होता तो क्या कर रहा होता? OCVO बना रहा होता, OCVO शॉर्ट बना रहा होता, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री डेल में की बना रहा होता और बस। अच्छा अब एक बहुत कीमती सवाल,
स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे और उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से पैसा बनाना चाहते हैं और बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज जो आपकी मोहब्बत, आपने इतना खूबसूरत मैसेज किया कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने आज मिलना है और सारा वक्त आपके साथ गुजारना है और हमने इतना अच्छा शो भी करना है। ये आइडिया मुझे बाद में आया, लेकिन बहुत हसीन गुफ्तगू हुई। देखने वालों के लिए मीडिया से वाबस्ता जो मीडिया में आना चाहते हैं, अब उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल। बिल्कुल। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं इस वक्त बैठा हूँ, 25-26 साल मुझे हुए, 40 साल मेरा ख्याल है माशाल्लाह आपको इस करियर के अंदर हो। अब 41 ईयर्स हो जाएंगे। अगर आप डिजिटल के अंदर हैं तो कंटेंट डेवलपमेंट किस तरह से इन्वॉल्व होना है, ये सारी चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल है और इसमें आज़ादी है। इसमें टेलीविज़न चैनल्स की पॉलिसी की आज़ादी है, अखबारात के अंदर जो है काम करने की उसकी आज़ादी है। क्या देखते हैं, क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए नौजवानों को डिजिटल पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए? आपको हर मरहले के अंदर, स्टोरी के अंदर गोता लगाते हैं, उसके बाद एक नया कलर निकलता है और लोग हैरान हो जाते हैं और सारी दुनिया के अंदर चैनल्स का हिस्सा बन जाते हैं, उनके बुलेटिन का हिस्सा बन जाते हैं। क्या पैगाम देंगे, किस तरह से करना चाहिए नौजवानों को काम? ऐसे सब मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जो माली मामलात हैं, मुआशी हालात हैं हमारे मुल्क के और लोगों के इंडिविजुअल भी, कोई आप आम आदमी अखबार नहीं निकाल सकता, मतलब वो सेटअप नहीं बना सकता। कोई अगर यंग बच्चा जो अभी यूनिवर्सिटी से एमफिल करके निकला है, बीएस करके निकला है, या कोई भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकला है, वो टीवी चैनल चलाना चाहे तो वो नहीं चला सकता। वो इतनी हैवी अमाउंट रख दी गई है लाइसेंस की, वो लाइसेंस और वो सेटअप नहीं, बिजनेस नहीं हो सकता, ना प्रिंट का ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब अगर वो कमर्शियली रख के अपना कारोबार मीडिया की दुनिया में करना चाहता है, तो जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि इसमें ना किसी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, ना इसमें कोई ऑफिस बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत है, ना इसमें कोई बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। अमीन हफीज़ का जो यूट्यूब चैनल है वो मेरा बेटा चलाता है। मेरा बेटा कौन है? वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एमफिल का स्टूडेंट है। अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद चंद महीनों में उसने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। उसका अपना मोबाइल है, मोबाइल से फैसल भाई, मोबाइल से मैं और वो रिकॉर्डिंग करते हैं। मोबाइल से उसको जो मिला लैपटॉप अबव 90% नंबर लेने पर शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उस लैपटॉप के ऊपर वो उसकी एडिटिंग करता है। जो हर बच्चे के पास है लैपटॉप, हर बच्चे के पास मोबाइल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मोबाइल, एक लैपटॉप, उसी में एडिटिंग, उसी में उसका थंबनेल, उसी को उसके यूट्यूब पे अपलोड करना इतना आसान है कि आप घर के एक छोटे से कमरे में बैठ के अगर ये प्रोग्राम करें और फील्ड में भी जाके करें तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि जो ग्रेड 17 की तनख्वाह है ना, आम सैलरी, वो है 80-90,000 रुपीज़। और वो जो शायद CSP अफसर हैं या जिनको एग्जीक्यूटिव पोस्टों के खसूसी अलाउंस मिलता है, वो तकरीबन 1.25 लाख रुपये तनख्वाह बनती है ग्रेड 17 की कंपटीशन के इम्तहान के बाद। डिजिटल मीडिया का एक लड़का जितनी मेहनत करेगा, ये रकम उसके आगे कुछ भी नहीं। अगर उसमें वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ले आए, वो प्रमोशनल वीडियोस भी लोगों की बनाए, जो जायज़ तरीके से हक हलाल का काम है। अगर आप कहते हैं कि आपकी एक इंडस्ट्री है फुटबॉल की, क्रिकेट की, जो भी है, उसका आप तारुफ करवाना चाहते हैं, मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के आपको दे रहा हूँ और बदले में मैं पैसे ले रहा हूँ, तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैंने आपको भी खुश किया है, आपकी डॉक्यूमेंट्री बना दी है, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे मैंने 4 पैसे भी बना लिए। यूट्यूब से भी मुझे पैसे आ रहे हैं, आपसे भी मैंने पैसे ले लिए। करने की बात क्या है, जो नई नस्ल को बताने की बात है, वो ये है कि आप ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि आपको लोग अच्छे नाम से जानें, आप पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस ना बने। देखिए, पैसा कमाने के लिए तो फिर बड़े तरीके हैं, जायज़ नजायज़, मैं उस तरफ नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि डिजिटल मीडिया में कामयाबी का राज ये है कि आप मुताला करें अखबारात का, आप बुक्स पढ़ें। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपको कई आइडियाज़ आते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको बड़े आइडियाज़ आएंगे। उन आइडियाज़ की बुनियाद पे सोचें कि मैंने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, प्लान करें, उस तरह जाके इंटरव्यूज़ करें, उस तरह जाके शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं और वो डिजिटल मीडिया पे डालें। मैं कहता हूँ हरे भरे हो जाएंगे आप।
आज देखें डिजिटल मीडिया की कामयाबी का राज, मुझे बताएं कोई टीवी चैनल जो इतना बड़ा फन्नेहा अपने आप को कहता है कि मैं सबसे ज्यादा महंगे इश्तिहार मैं बुक करता हूँ, मेरी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। कोई भी फन्नेहा बड़े से बड़े 10 बड़े टीवी चैनल ले लें, मुझे बताएं एक टीवी चैनल बता दें जो डिजिटल पे और यूट्यूब पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर जो है वो डिजिटल जो जर्नलिज्म है उस पे है, सोशल मीडिया पे है। हाँ, जो इस एरिया में लोग काम करते हैं उनको चाहिए कि वो एक बात का ख्याल रखें, किसी की जेब पे नजर ना रखें, पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज ना बोलें, पाकिस्तान का गुड इमेज दिखाएं। बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, उनको हाईलाइट करें। पाकिस्तान के साथ चलें, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाएं, पाकिस्तान की पॉजिटिव दिखाएं। चलें आखिरी सवाल, पाकिस्तान में सियासत के बगैर तो कुछ नहीं है। कौन लीडर आपके दिल पे समाया हुआ है? इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम, कौन? देखिए जी, ऐसा जवाब है जिसको सोचने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी क्लियर बात है। पाकिस्तान के हालात किसने खराब किए, किन लोगों ने खराब किए, सबके सामने है। और किसको मौका ही नहीं मिला, पूरा मौका देना चाहिए। किसको मौका देना? इमरान खान साहब को टाइम दे, काम करने दे। वो अमीन हफीज इमरान खान की वकालत कर रहा है। वकालत नहीं कर, इंसाफ मैं कह रहा हूँ कि वो लोग आइंदा भी काम नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी चोरी, डाके, खपन करने के बाद अपने आप को सुरखरू करने के लिए इक़्तिदार भी आ पाते हैं और फिर ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं कि नैब के जरिए आप ऐसा कानून अमेंड करवाते हैं कि आप सारे चोर डाकू जो हैं वो पवित्र बन के अदालतों से यूं बाहर आ जाते हैं, हार गले में पहन के कहते हैं जी हमें अदालतों ने कह दिया है आपका केस हम नहीं सुन सकते, क्योंकि नए कानून के मुताबिक आपका केस नैब अदालत के परव्यू से बाहर हो गया। कानून का क्या कर रहे हैं आप? अदालत का फैसला पता है क्या है? क्या फैसला है? 1 जनवरी 1985 के बाद से लेके जितने भी मुकदमात 50 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं, हाँ। वो तमाम के तमाम मुकदमात खत्म किए जाते हैं। जो 50 करोड़ से अंडर के होंगे उन पर नैब साबित करेगी कि ये 50 करोड़ का इन्होंने गबन की है। अगर 30 दिन के अंदर वो साबित नहीं कर सके तो उस नैब के अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये है कि करप्शन करने वालों ने एक तो हद मुकर्रर कर दी कि हमने 50 करोड़ से छोटा गबन करना ही नहीं, उससे बड़ी करप्शन करनी है। हलाल हो गई करप्शन पाकिस्तान में, हलाल। और मैं आपको बताऊं, मुझे दुख होता है, एज ए पाकिस्तानी मुझे दुख होता है। हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब को आप देखें, उनको किसी ने कहा कि हमने आपके लिए ये चीज़ खरीदी है, आप इस पे साइन करते। कायदे आज़म ने कहा कि ये पैसे कहाँ से आए? उन्होंने कहा सर ये आपका राइट बनता था, ये खजाने में से लिए। उन्होंने कहा ये मेरे पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ है, ये आपने खजाने में से पैसे क्यों ले लिए? कायद ने वो काम नहीं किया। एक नर्स जो कायदे आज़म के साथ इतनी मोहब्बत करती थी, इतना उनका लुक आफ्टर करती थी, इतनी उनकी केयरिंग करती थी वो नर्स, एक दफ़ा उस नर्स ने कहा कि मिस्टर जिना, मेरा ये इशू है कि मेरा ट्रांसफ़र का मसला है। कायदे आज़म ने कहा कि किसने करना है? उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरी हेल्थ ने करना है। कायदे आज़म ने कहा कि सॉरी बेटे, कोई मेरे लेवल का काम हो तो बताओ, मैं सेक्रेटरी हेल्थ के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये थे कायदे आज़म बानी पाकिस्तान, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे के हमारे लिए पाकिस्तान लेके दिया, जिनके मसाले हमारे सामने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना हमारे सामने है, उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। ये इस्लामी जो ममलकत पाकिस्तान है, ये हम किस तरह लेके जा रहे हैं? ये हमारे हुक्मरान कहाँ लेके जा रहे हैं? तो चोरी डाके को समझते हमारा राइट है। हर तबादले में पैसे लेते हैं, हर ठेके में ये पैसे लेते हैं। फैसल भाई, मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ, पाकिस्तान में डेवलपमेंट का बजट जो है वो 30, तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 40 to 50% ये जेबों में जाता है। पंजाब में मुझे नहीं पता, हर जगह नहीं, हमारे कहीं कम कहीं ज्यादा। हमारे पास 80% कहता हूँ, सिंध में 80% जाता है, 80% जेब में जाता है। हमारे यहाँ 40% के करीब। आप लोग भी आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। आपने बड़े फैसले किए पंजाब में इस दफा। बात ये है
किसको आप ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान संवारने, किसने संवारना, इन लोगों ने। तो अब आखिरी सवाल का कंक्लूजन ये है कि आप लीडरशिप जो देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो मरियम साहिबा को प्राइम मिनिस्टर बनता देख रहे हैं? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ उसको आना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जिनका विजन बड़ा तेज है, जिनका विजन फैसल अजीज खान जैसा है, कि जो समझता है कि मैं एक जगह रह गया और रह जाता तो शायद मैं वहीं रह जाता, मैं वहाँ नहीं रहा, मैं आगे बढ़ना चाहता था, मैं आगे बढ़ा हूँ। तो वो तब्दीली लाया है और उसने अमलन इस पाकिस्तान में एक ऐसा अदारा पाँव पे खड़ा कर दिया है, तकरीबन 4000 से ज़्यादा अफराद को रोज़गार दिया है। इतनी बड़ी उसने एम्पायर खड़ी कर दी है, जिसको ये कहा जाता था वो एक रिपोर्टर है। उसने अपनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी, दयानतदारी से साबित किया है कि अगर नई नस्ल पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर अगर आप इत्मीनाद करें, उनको सिर्फ शाबाश दें, वो अन्नी पा देंगे। अल्लाह की कसम, बड़ा टैलेंट है हमारी नई नस्ल में, अब उनको आने दें। और नई नस्ल में बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, नई नस्ल में मरियम नवाज शरीफ भी हैं, माशाल्लाह, मतलब उनके अंदर जज्बात बहुत है। आप उनकी एज पे मन जाए तो बात ये कि उनके अंदर हौसला देखें। यही जो नवाज शरीफ में हौसला है, शहबाज शरीफ में हौसला है, नहीं अब वो थक गए हैं तकरीबन, मेरा ख्याल। इमरान खान में हौसला है। इमरान खान ने अभी, चूंकि अभी बेचारे को एक चांस मिला है, वो 3-3 विकेटें 3-3 बारियां ले चुके हैं। जरा इमरान खान को इमरान खान को भी, मतलब उसको दो, अगर इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपना लबो लहजा जरा मुनासिब रखें। ये हमारे जो अदारों के बारे में वो बात करते हैं, मुझे वो किसी वक्त अच्छा नहीं लगता कि ये अदारे हमारे अपने हैं, ये अदलिया हमारी अपनी है, ये हसास अदारे हमारे अपने हैं, ये पाकिस्तान हमारा अपना है। हमें अगर देखो, मैं आपको बताऊँ अपने अब्बू की बात, घरों में बात हो जाती है ना, भाई आपस में लड़ते भी हैं, ऊंचा भी बोलते हैं। मेरे अब्बू उठ के जल्दी से दरवाजे की, खिड़कियों की वो खिड़कियाँ बंद कर देते थे और क्या कहते थे, बेटी आहिस्ता बोलो, आपके झगड़ने की बात आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, घर की बात है, बैठ के बात करते हैं और घर के अंदर बात रहनी चाहिए। बस इमरान खान साहब को भी ये मशवरा दे दें, वो बहुत अच्छे लीडर बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद बहुत ज़बरदस्त बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम था कभी हम इस तरह भी बैठेंगे लाइफ पे, लेकिन अल्लाह ताला ने बिठाया। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह आइंदा भी मिलते रहेंगे, आइंदा भी बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे और बहुत अच्छी गुफ्तगू की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए, सियासत के लिए, पाकिस्तान के दुख दर्द के लिए। और सबसे बढ़कर जो अमीन ने पैगाम दिया आज के इंटरव्यू में, वो ये कि वालिदैन से बेहतर बच्चों के लिए कोई नहीं है। अपने वालिदैन की गुफ्तगू को, उनकी नसीहत को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों के अंदर लेकर आएँ, उनके साथ जुड़ जाएँ, उन्हीं से प्यार करें। सारे नौजवान अपनी वालिदैन, अपनी माँ और अपने वालिद, उनके गिर्द, उनके फ़ैसलों के गिर्द रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।